नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। और आज सुबह की 10 बजे की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 4 राज्यों में जो राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें 16 सीटों का फैसला होगा। इसको लेकर घमासान छिड़ा है और पिछले 1 घंटे से 16 सीटों पर वोट भी डाले जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो नजर है वो महाराष्ट्र की 6 सीटों पर वोटिंग को लेकर है। तो वहीं राजस्थान और कर्नाटक की बात करें अमित, तो यहां पर भी 4-4 सीट हैं, जबकि हरियाणा में 2 सीटों पर वोटिंग हो रही है। और हर इन चारों राज्यों में एक सीट सबसे महत्वपूर्ण है जहां पर टक्कर कांटे की देखने को मिल रही है। और सबकी निगाहें निर्दलियों और छोटी छोटी पार्टियों पर है, क्योंकि इसी बाजी में जीत की चाबी इनके पास छिपी हुई है। और वोटिंग से ठीक पहले ओवैसी की पार्टी AIMIM ने महाविकास आघाड़ी सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया है। और महाराष्ट्र में AIMIM के 2 विधायक हैं। इससे शिवसेना के तीसरे उम्मीदवार की जीत की उम्मीद और बढ़ गई है। और अब से कुछ ही देर पहले कांग्रेस और बीजेपी के विधायक बस में सवार होकर विधानसभा पहुंच चुके हैं। और आज ये भी हम मान के चल रहे हैं कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे वोटिंग खत्म होती हुई नजर आएगी, शाम को जब काउंटिंग शुरू होगी तो वो रिजॉर्ट और होटलों में रुकने का सिलसिला भी खत्म हो जाएगा। और महाराष्ट्र से वोटिंग का अभी तक का जो अपडेट ये बताता है कि लेटेस्ट अपडेट क्या है कि 80 विधायकों ने अपना वोट डाल दिया है और कांग्रेस के 15 विधायकों ने अपना वोट डाला है और कांग्रेस विधायकों ने अपना वोट इमरान प्रतापगढ़ी को दिया है। जबकि दूसरा प्रेफरेंस वोट शिवसेना को दिया जा रहा है। तो ये महाराष्ट्र का पूरा समीकरण हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस के 15 विधायकों ने वोट अब तक डाल दिया है। कांग्रेस के विधायकों का वोट इमरान प्रतापगढ़ी को मिला है और ऐसी ही उम्मीद भी थी। वहीं प्रेफरेंस वोट शिवसेना को देंगे कांग्रेस का जो दूसरा वोट है, जिसको लेकर ये पूरा चुनाव चल रहा है। दरअसल प्रेफरेंस देना पड़ता है, जिसमें 1, 2, 3 होता है, उसके हिसाब से दिए जाते हैं। तो इसमें जो पहला प्रेफरेंस कांग्रेस ने दिया है वो अपने कैंडिडेट को दिया, दूसरा शिवसेना को दिया। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस के जो बाकी विधायक है, करीब 44 उनके विधायक हैं, उसमें से बाकी किसके साथ जाते हैं ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी के बाहरी होने को लेकर अंदर कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी थी। अभी तक की वोटिंग से शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत काफी उत्साहित है और संजय राउत का कहना है कि महाविकास आघाड़ी के चारों उम्मीदवार जीतेंगे और शाम को 7 बजे तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के नतीजों से बीजेपी को गहरा झटका लगेगा। शिवसेना के 2 उम्मीदवार है। महाविकास आघाड़ी जो हमारी है उद्धव ठाकरे जी की लीडरशिप में हम सब मिलकर 4 उम्मीदवार चुनाव में हमारी लड़ाई जारी है और 4 ही उम्मीदवार हमारे जीतकर शाम को 7 बजे आपको पता चलेगा कि हमारे पास पूरे आंकड़े हैं 169। एक हमारे विधायक का दुखद निधन हुआ है, उनकी मृत्यु हुई है, तो एक उम्मीदवार हमारा कम है। लेकिन उनसे भी ज़्यादा अगर आंकड़ा हमारे पास अगर आपको दिखता है तो मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी को दिल को चोट न लगे या धक्का न बैठे। पूरा मजबूत सरकार है हमारी और पूरा समर्थन हमारे पास। मजबूत सरकार और पूर्ण समर्थन की बात तो कह रहे हैं, लेकिन तस्वीर शाम को साफ होगी। जैसा कि खुद इन्होंने कहा भी, महाराष्ट्र में चुनाव उद्धव सरकार के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को क्रॉस वोटिंग का डर लगातार अमित सता रहा है। और हालांकि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दावा कर रहे हैं कि उनका गठबंधन एकजुट है। महाराष्ट्र विधानसभा में मौजूद दिनेश मौर्य की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। एक एक कर तमाम दलों के जो नेता है, विधायक है, वो विधान भवन परिसर में पहुंच रहे हैं। कुछ और विधायकों को लेकर यहां पर एक बस पहुंची है। इस बस से जो है शिवसेना साथ ही में कांग्रेस के जो विधायक है वो यहां पर उतर रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस में जो बड़े मंत्री है वो सबसे पहले यहाँ पर उतरे हैं, विजय वडेट्टीवार, और उनके पीछे अब जो है अन्य विधायक एक एक कर इस बस से उतर रहे हैं। कांग्रेस के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी को जो उम्मीदवारी दी गई है उससे कई विधायक नाराज है। ऐसे में क्या आज जो मतदान होगा उस मतदान के दौरान क्रॉस वोटिंग हो सकती है, ये डर लगातार कांग्रेस को खाया जा रहा है। और यही वजह है कि वो तमाम तरह के एहतियात बरत रहे हैं। पिछले 2 दिनों से कांग्रेस के जो विधायक है वो रेनिसा होटल में रुके हुए थे और अब मतदान शुरू हो चुका। अब एक एक कर तमाम विधायकों को विधान भवन परिसर में ले जाएंगे। कांग्रेस की तरफ से बाकायदा कोशिश की जा रही है कि उनका एक भी वोट जो है वो इनवैलिड ना हो, एक भी विधायक जो है वो क्रॉस वोटिंग न करे। सामने तस्वीरों में आप महाविकास आघाड़ी सरकार में जो मंत्री हैं सुनील केदार, उन्हें आप देखिए, साथ ही में विजय वडेट्टीवार है और इसके अलावा महाराष्ट्र कांग्रेस के अन्य विधायक यहाँ पर आए हैं। इन सभी लोगों को अंदर
जो 2 सीनियर नेता है कांग्रेस के वो ले जाएंगे और साथ में ये कोशिश करेंगे कि उनके तमाम वोट्स जो हैं वो इंटैक्ट रहें और इमरान प्रतापगढ़ी चुनकर ज़रूर आए। तो आज एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए और इसीलिए उन तमाम विधायकों को लेकर ये बस यहाँ पर पहुंची है। अब से कुछ ही पलों में ये तमाम विधायक विधान परिसर में पहुंच चुके हैं और अब अंदर जाएंगे। कांग्रेस के साथ ही साथ कांग्रेस के लिए अच्छी बात ये भी है कि उन्हें समर्थन देने वाले में 2 विधायक और जुड़ गए हैं। एमआईएम ने दावा किया है कि वो आज के चुनाव में अपना समर्थन कांग्रेस को उम्मीदवार को देंगे, तो कांग्रेस के लिए राहत की बात है। लेकिन ये तमाम दावे एक्चुअल में वोट में कन्वर्ट हो, इसकी पूरी कोशिश कांग्रेस द्वारा की जा रही है। कैमरामैन देवेंद्र दयालकर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई। महाराष्ट्र में किस पार्टी ने किसको मैदान में उतारा आपको ये बता देते हैं। और बीजेपी ने पीयूष गोयल, इसके अलावा अनिल सुखदेवराव बोंडे को और उतारा है। उसके साथ जो तीसरे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब बीजेपी को देखना है कि जो तीसरे उम्मीदवार वो जीत पाते हैं कि नहीं जीत पाते। तो बीजेपी के 3 उम्मीदवार पीयूष गोयल जो कि वाणिज्य मंत्री, कॉमर्स मिनिस्टर भी हैं, अनिल सुखदेवराव बोंडे, इनका भी जीतना तय माना। धनंजय तो महाडिक है, ये देखना होगा कि जीत पाते हैं नहीं पाते, क्योंकि संजय पवार के साथ उनकी टक्कर है जो कि शिवसेना के कैंडिडेट है। संजय राउत भी उनके कैंडिडेट है, इनका जीत तय माना जा रहा है। संजय पवार जो है, जो कि महाविकास अघाड़ी के चौथे आप कह सकते हैं कि प्रफुल्ल पटेल की अगर बात करते हैं, प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी ने उतारा है, उनकी भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल और इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस ने उतारा है। तो महाविकास अघाड़ी के 4 इसमें कैंडिडेट्स हैं और बीजेपी के 3 कैंडिडेट्स हैं। तो अब आपको बता देते हैं कि आखिरकार कुल 169 यहां पर टोटल कह सकते हैं कि महाविकास अघाड़ी के पास आंकड़ा है। 55 तो शिवसेना के हैं, 51 यहां पर एनसीपी के हैं, समाजवादी पार्टी के 2 हैं, कांग्रेस के 44 है और बाकी उनके सब पार्टी को मिलाकर उनके पास 169 है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी का जो आंकड़ा 113 तक आता है, इनके 2 तो पक्के हो जाते हैं, एक को लेकर इनके पास शॉर्ट पड़ने वाला है। करीब इनके 12 से 13 इनको और विधायकों की समर्थन चाहिए होंगे। तो कुल मिलाकर जो अब आंकड़ा इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बताता है कि किसके पास कितने विधायक मौजूद हैं। अब एक बार फिर से आपको बताते हैं कि एक सीट के जीतने के लिए कितने चाहिए। 42 वोटों की दरकार है और 113 वोट फिलहाल बीजेपी के पास है। तो आप दिखा लीजिए 42 × 2 यानी कि 84 तो इनके पास चले गए, इनके पास अब बचते 29, तो इनको और 13 वोट की जरूरत होगी। 29 + 13 तो 13 वोट जो इनको और चाहिए। अगर 13 वोट मिल जाते हैं तो बीजेपी का जो तीसरा कैंडिडेट है महाडिक, वो क्लियर हो जाता है। और इसी को लेकर ही सारे के सारे हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो खींचा तानी चल रही थी और लोगों को यानी खासतौर पर जो विधायक थे उनको होटल्स में रखा गया था। अब राजस्थान में भी राज्यसभा की 4 सीटों को लेकर वोटिंग पिछले 1 घंटे से जारी है और 2 बसों में सवार होकर कांग्रेस के विधायक राज्यसभा पहुंचे हैं और विधायकों के साथ ही राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी एम्बुलेंस असेंबली पहुंच चुके हैं और इसी पूरी वोटिंग पर हमारी नजर बनी हुई है। इसी बीच अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जीत का दावा किया है। पार्टी राज्यसभा चुनाव में आसान जीत जीतेगी, ऐसा उनका कहना है। बीजेपी को अपना घर संभालना चाहिए, यह भी गहलोत ने कहा। और साथ ही गहलोत लगातार हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप भी बीजेपी पर लगा रहे हैं। उनको अपना घर संभालना चाहिए क्योंकि भगदड़ मची हुई वहां पर है। इन्होंने जिस प्रकार से 30 उम्मीदवार खड़ा किया उसको उनकी पार्टी के विधायकों ने लाइक नहीं किया। अनावश्यक हॉर्स ट्रेडिंग से दूसरा उम्मीदवार जीतने की क्या तुक थी, ये मतलब हालात पूरे प्रदेश में रिएक्शन है। अनावश्यक चुनाव करवा दिए, वरना 4 सीटें 3 हमारी 1 बीजेपी आराम जीतती। ऐसे एक्ट को कोई लाइक नहीं करता। पहले भी इन्होंने ऐसे ही किया था, पिछले चुनाव में मार की खानी पड़ी इन लोगों को, अब फिर इस बार मार खाएंगे लोग। वो आपको राजस्थान के बारे में बताते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस ने अपने 3 उम्मीदवार उतारे हैं और यहां पर तीनों उम्मीदवार उनके बाहर ही हैं, जिसमें प्रमोद तिवारी भी है। इसके अलावा वहां पर आपको बता दें कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है रणदीप सुरजेवाला है। तो इनके 3 और साथ ही मुकुल वासनिक, तो रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी, यहां पर तीनों को उतारा गया है। और बताया जा रहा था कि जो कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं थोड़े नाराज है क्योंकि तीनों बाहर ही है। बीजेपी ने यहां पर जबरदस्त करते हुए घनश्याम तिवारी को उतार दिया है। घनश्याम तिवारी का जीत जो है वो बिल्कुल पक्का है क्योंकि 70 से करीब 71 सीटें बीजेपी के पास है यहां पर। और ऐसे में आप देखना होगा कि बीजेपी जो तीसरा जो यहां पर उम्मीदवार जो उतारा गया है, कह सकते हैं 3, 4 और 5वां जो है वो है, और आपको चुनावी गणित जरा बता देते हैं, लेकिन जिसका जिक्र मैं कर रहा था वो है वहां पर सुभाष चंद्रा निर्दलीय विधायक है जिनको बीजेपी ने सपोर्ट कर दिया है। तो कांग्रेस के 108 है, बीटीपी 2 और साथ ही कुल मिलाकर 122 इनके पास आते हैं। तो इनके पास टोटल तीनों को जिताने के लिए पर्याप्त नंबर्स हैं।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि आखिरकार राज्य के कुल विधायकों की जो संख्या है 200 है, 108 यहां पर हो गए, 41 वोट का यहां पर आंकड़ा पड़ता है, पर यानी सीट के लिए 41 हो जाते हैं तो 82 टोटल चाहिए होंगे। तो इनमें दो के साथ तीसरा भी निकल आता है, लेकिन इनके साथ जो बाकी जो विधायक निर्दलीय हैं, छोटे छोटे दल हैं, उसके जरिए तीसरा जो कैंडिडेट निकल जाएगा। लेकिन बीजेपी के एक निकलेंगे, लेकिन साथ में सुभाष चंद्रा के आ जाने से और बीजेपी का सपोर्ट मिलने से करीब 30 तो उनके पास मिल रहे हैं, लेकिन उनको और जरूरत पड़ेगी करीब 11 और ज्यादा समर्थन की। तो ऐसे में देखना है कि क्या यहां पर कांग्रेस अपना तीसरा कैंडिडेट निकाल पाती है या फिर जो निर्दलीय है सुभाष चंद्रा वो यहां पर बाजी मारते हैं। हरियाणा का भी जिक्र हम कर लेंगे इसके बाद। हरियाणा में भी बहुत इंटरेस्टिंग माहौल बनता जा रहा है। हरियाणा में अजय माकन है कांग्रेस के, उसके बाद कृष्ण लाल पवार है बीजेपी के, इनका जीत तय है। लेकिन कार्तिकेय शर्मा के आने की वजह से कांग्रेस की दिक्कत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि जेजेपी और बीजेपी ने सपोर्ट कर दिया कार्तिकेय शर्मा को, और कार्तिकेय शर्मा जो है उनको भी करीब 12 से 13 सीट विधायक चाहिए होंगे जीत के लिए। ऐसे में क्या अगर कांग्रेस की ओर से अगर कहीं से भी थोड़ी बहुत यहां से क्रॉस वोटिंग हो जाती है तो यहां पर फायदा होगा कार्तिकेय शर्मा को, और अजय माकन के लिए दिक्कत हो जाएगी क्योंकि कार्तिकेय शर्मा के बहुत अच्छे संबंध इंटरनली कांग्रेस के साथ भी बने हुए हैं। और हमारे तमाम संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार हम सबके पास चलते हैं जानने के लिए ताजा अपडेट क्या है। फिलहाल ये हरियाणा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। विधायक जो हैं विधानसभा पहुंच चुके हैं, और अमित जिस तरीके से लगातार रिजॉर्ट्स में रखा गया, खासकर कांग्रेस के विधायकों की बात करें तो इन्हें तो छत्तीसगढ़ पहुंचा दिया गया था हॉर्स ट्रेडिंग के डर से। अब देखना यह है कि जो एक यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर है और एक जो सीट डिसाइडिंग है, क्या वो जीत पाएंगे या नहीं पाएंगे। चंडीगढ़ की तस्वीर हम देख रहे हैं। हरियाणा में सबसे इंटरेस्टिंग अब ये देखना है कि कार्तिकेय शर्मा जो कि निर्दलीय हैं, उनको जेजेपी के 10 और बीजेपी के पास जो 9 बच जाएंगे तो करीब 19 तो मिल ही जाएंगे। 19 के अलावा उनको टोटल 41 चाहिए, तो 12 और उनके पास चाहिए होगा। चलिए, ये लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं और अब बसें आ चुकी हैं और वोटिंग भी कुछ ही देर में पूरी हो जाएगी और शाम को तस्वीर भी साफ हो जाएगी किस तरह से इन चुनावों का गणित रहता है, कितना आंकड़ा किसको चाहिए। अमित, आप समझा ही रहे हैं, हमें बताइए। तो दरअसल आप देखिए कि यहां पर जो सारा का सारा खेल ये हो रहा है कि आखिरकार किसके पास कितने बच जाते हैं। तो कुल सीटें हम देखते हैं यहां पर कि हरियाणा का खेल देख रहे हैं। हरियाणा में कुल सीटें 2 हैं और कितने उम्मीदवार हैं, यहां पर 3 उम्मीदवार हैं और कितने वोट किसको चाहिए, 31 वोट हर एक उम्मीदवार को जीतने के लिए चाहिए। तो बीजेपी के पास 40 सीटें हैं, तो बीजेपी के पास 40 है तो उसमें से उसका एक कैंडिडेट तो निकल रहा है जो उसमें, लेकिन दूसरी बात होती है कि उसके बाद बच जाते हैं 9, यानी बीजेपी के 40 में से 31 निकल गए तो बचे उनके पास 9 और 10 हो गए जेजेपी के, तो हो गए कुल 19 जो विधायक होंगे ये सपोर्ट करेंगे किसको, यहां पर कार्तिकेय शर्मा को जो कि निर्दलीय हैं। अजय माकन को जितने अब वोट चाहिए, अगर उसमें से कांग्रेस का जरा सा भी वोट इधर से उधर हुआ तो उनके लिए दिक्कत हो जाए क्योंकि बिल्कुल कांटे की टक्कर है। जितने विधायक 31 तो 31 विधायक ही चाहिए, यानी कि अगर टोटल कांग्रेस के पास 31 हैं तो उसको 31 ही विधायक उसके जाने चाहिए अजय माकन के साथ। वहां से एक भी अगर हलता है, जैसे कि कह रहे हैं कुछ लोग नाराज हैं, हो सकता है कुछ क्रॉस वोटिंग हो जाए, तो ऐसे में दिक्कत पड़ जाएगी। तो निर्दलीय यहां पर साथ है, आईएनएलडी ने भी यहां पर हम कह सकते हैं कि सपोर्ट कर दिया है कार्तिकेय शर्मा को। तो कुल मिलाकर हरियाणा का जो यहां पर हाल है वो बहुत इंटरेस्टिंग बन गया है। पुनीत परिंजा हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि हरियाणा की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पुनीत, जो हम ये आंकड़े दिखा रहे थे उसमें बहुत ही दिलचस्प ये बन जाता है कि जिस तरह से कार्तिकेय शर्मा की एंट्री होती है और कहीं ना कहीं कांग्रेस खेमे में एक डर बना हुआ है कि कार्तिकेय शर्मा के जो पिता है वो कांग्रेस में रहे हैं, उनके कांग्रेस के साथ अच्छे संबंध है, तो ऐसे में क्या क्रॉस वोटिंग होने की संभावना अभी भी बनी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, क्रॉस वोटिंग की संभावना अभी भी बनी हुई है क्योंकि कांग्रेस के पास मुश्किल यह है कि सिर्फ 31 विधायक है, जीत के लिए 30 का आंकड़ा चाहिए और कांग्रेस के पास 31 विधायक है। और जो अगर कार्तिकेय शर्मा की बात करें तो उनको पूरे समर्थन के साथ, चाहे वो 9 बीजेपी के हों, 10 जेजेपी के हों, 1 एनएलडी का हो, 7 निर्दलीय है, कुल मिलाकर उनके पास 28 का आंकड़ा बनता है। और अगर कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग होती है तब मुश्किल जो है वो अजय माकन के लिए खड़ी हो जाएगी क्योंकि लगातार कुलदीप बिश्नोई जो है वो भले ही कांग्रेस में हो लेकिन जो लगातार टच में थे वो बीजेपी के साथ, और ऐसे भी कई और विधायक भी हैं जो कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं और यही एक चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए और इसलिए तमाम विधायकों को छत्तीसगढ़ लेकर जाया गया था। और वहीं बीजेपी के अभी जो बस आप दिखा रहे थे वो बीजेपी के विधायक जो कि सुखविला रिजोर्ट में ठहरे हुए थे वो पहुंच चुके हैं। बीजेपी के और जेजेपी के दोनों के विधायक जो है पार्टियों के इस बस में, वोल्वो बस जो पहुंची है उसमें पहुंच चुके हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी 5 बजे तक, लेकिन
चिंता की बात जो है वो कांग्रेस बिल्कुल के लिए पुनीत, वो जो बस की तस्वीर हम देख रहे थे उसमें बीजेपी और जेजेपी के विधायक थे जो पहुंच चुके हैं विधानसभा। और अगर कांग्रेस के विधायकों की बात करें, उन्हें तो बहुत दूर छत्तीसगढ़ में रखा गया था, तो उम्मीद है वो भी पहुंच चुके होंगे। अब सीधे महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी दिनेश मौर्य वहां से जुड़े हुए हैं, हालांकि जयपुर से मनीष भी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, आपका भी रुख करेंगे। महाराष्ट्र में किस तरह की लड़ाई दिनेश आप देख रहे हैं, कैसा अंक गणित आप देख रहे हैं? वो जो एक डिसाइडिंग सीट जिसको लेकर लगातार बात की जा रही है, जरा उस बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, महाविकास आघाड़ी सरकार दावा कर रही है उनके पास 159 जो है नंबर्स 169 विधायक है, लेकिन ये जो आंकड़ा है ये 2019 में जब उनकी सरकार बनी थी तब जो निर्दलीय थे, छोटे दल और जो निर्दलीय थे करीब 14, उन लोगों ने उस समय उनका साथ दिया था। लेकिन 2.5 साल बीत चुके हैं, आज परिस्थितियां पूरी तरह से अलग हो गई है। तो आज भले ही संजय राउत दावा करे कि उनके पास 169 पूरी तरह से विधायक है, लेकिन इन 169 में से एक विधायक है शिवसेना की, उनकी मौत हो चुकी है। 2 विधायक जो है एनसीपी के, वो फिलहाल जेल में, उन्हें जमानत नहीं मिली, तो आज वो अब तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, कोर्ट चाहे जो आदेश दे। इसके अलावा आमतौर पे हमने देखा कि जब भी कोई सरकार बनती है तो निर्दलीय जो विधायक होते हैं वो उस समय सरकार का समर्थन कर देते, लेकिन अब चूंकि परिस्थितियां बदल गई है तो अब क्या वो विधायक जो दावा कर रहे हैं कि वो महाविकास आघाड़ी सरकार के साथ रहेंगे, वो मतदान भी उन्हें करेंगे, ये साफ नहीं है। यहाँ पर संजय राउत यहाँ पर पहुंचे हैं शिवसेना के विधायकों के साथ साथ, तो दावा भले ही किया जा रहा हो महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से, लेकिन उन्हें बेचैनी जरूर है, क्योंकि विधायक मतदान जब करने जाएंगे तब वो किसे वोट देंगे ये कहना बेहद मुश्किल होता है। इसीलिए शिवसेना की तरफ से सावधानी बरती जा रही है और इन्हीं विधायकों को लेकर बीजेपी जो है काफी ज्यादा आश्वस्त है। उनको लगता है कि ये जो विधायक है, निर्दलीय विधायक और या छोटे दल है, वो उनके साथ आ सकते हैं। सावधानी तो हटी और दुर्घटना घटी, शायद यही वजह है कि तीनों जगह पे हमने देखा है किस तरह से विधायकों को अलग अलग जगह पर रखा गया है। मनीष हमारे साथ जुड़ गए। मनीष ने सवाल भी पूछा था कि आखिर डर नहीं है तो फिर सभी विधायकों को अलग अलग जगह पे क्यों एक तरह से नजरबंद करके रखा गया है? नजरबंद कितना भी कर ले, लेकिन क्या मनीष लगता है कि सुभाष चंद्रा जो कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर आए हैं, बीजेपी का सपोर्ट मिलता है तो उनको करीब 30 सीट तो मिली जा रहे हैं और 11 के करीब चाहिए होंगे, कितना आपको लगता है कि मुमकिन हो पाएगा एक निर्दलीय के लिए यहां पर सेंधमारी करना? देखिए, निर्दलीय उम्मीदवार के लिए लेकिन थोड़ी सी राह मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि 11 वोट तो चाहिए जिसमें से 3 बीटीपी के मिल रहे हैं, अब बचे हैं 8। ये जो 8 वोट चाहिए, इसी के लिए बचाने के लिए कांग्रेस मशक्कत कर रही थी और यही वजह है कि उदयपुर से लेके जयपुर के 5 सितारा होटल में पूरी तरीके से बाड़ेबंदी करी, इंटरनेट बंद कर दिया और बार बार अशोक गहलोत हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना है, खरीद फरोख्त हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एडवांटेज इसी बात का मिल रहा था कि जो नाराज विधायक यानी जो निर्दलीय विधायक और जो बीटीपी से जो शामिल हुए हैं कांग्रेस में, ये इन विधायकों की सेंधमारी हो सकती थी। तो कुल मिलाकर अभी ये उम्मीद की जा रही कि अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो 8 वोटों की और फिलहाल जरूरत होगी, तो थोड़ी सी राह जरूर मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस के पास फिलहाल 126 विधायक पूरे मौजूद हैं। हालांकि बीजेपी के सरप्लस वोट जरूर चंद्रा को मिलेंगे और अब देखना यह है कि जो हॉर्स ट्रेडिंग वोटों की बात कर रहे हैं वो कैसे काम कर पाते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।